हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग जीव विज्ञान के चौथा चैप्टर उत्सर्जन का पहला क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास के अंतर्गत उत्सर्जन क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, वृक्क क्या है, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग विस्तार पूर्वक ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उत्सर्जन क्या है। यह भी एक जैव प्रक्रम है। इसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। आइए देखते हैं इसका परिभाषा कि उत्सर्जन क्या है। तो जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया, उपापचयी शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है उपचय और दूसरा है अपचय। उपचय का मतलब होता है निर्माण होना, अपचय का मतलब होता है विखंडन होना, टूटना। और उपचय और अपचय से मिल करके शरीर में जैसे भोजन बनता है और फिर भोजन टूटता है, टूटने से ऊर्जा निकलती है। इसके साथ साथ बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ जिसको कि शरीर का कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इसका निष्कासन शरीर से किया जाता है और वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। फिर से एक बार समझेंगे कि जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ है ना, उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होना, शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब है एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड कि जल संतुलन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। जल संतुलन क्या है, हम लोग पूरी बातें उत्सर्जन से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि जल संतुलन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। शरीर में जल की संतुलित मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्या कहलाता है बाबू, जल संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, जल संतुलन कहलाता है। कि शरीर में जल की संतुलित मात्रा का संतुलन, बैलेंस जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। क्योंकि शरीर में जल का संतुलन होना, जल का उपस्थिति होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। हमारा शरीर जो है वो 90% जल है शरीर में, रेस्ट जो आप देख रहे हैं वो मात्र 10% ही है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है, ऑस्मो रेगुलेशन, जल संतुलन शरीर में होना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं कि आखिर उत्सर्जन के द्वारा जो भी पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, निष्कासन होता है, वो कौन सा पदार्थ कहलाता है बाबू, वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है ना। तो वही चीज यहां हमने परिभाषा में लिखा कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, जिसका कोई जरूरत नहीं होता है और शरीर के लिए हानिकारक होता है। इन्हीं हानिकारक पदार्थों को, इन्हीं अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को क्या कहते हैं बाबू, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, बेकार पदार्थ कहते हैं, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो विषाक्त होता है, विष के समान होता है। और विष से क्या होता है, अगर हम विषपान कर लें, हमारे शरीर में विष तैयार हो जाए, और तैयार होता है, अगर वो रह जाए
तो हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण हम लोग जो जैव प्रक्रम है उत्सर्जन, वह पाठ पढ़ रहे हैं, ताकि उत्सर्जन के द्वारा भी जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस का काम होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपको क्या जवाब देना है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ये CO2 बनता कहां से है? तो कार्बनिक अणुओं के विखंडन से। कार्बनिक अणु क्या है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या बनता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और इसका क्या होता है? विखंडन होता है, यह टूटता है, ऑक्सीकरण होता है, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसलिए जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है बाबू कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए कि जंतुओं में हम लोग जो भोजन करते हैं क्या बनता है? ग्लूकोज, और पाचन होने के बाद, और ग्लूकोज क्योंकि जब भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, हम लोग पहला जो पाठ है उसमें पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज अगर भोजन करते हैं, पचने के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, और उसका क्या होता है? पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, पूर्ण अवशोषण छोटी आंत में होता है, और जो बेकार पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बेकार पदार्थ यही उत्सर्जी पदार्थ है, और यही उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। तो हम लोग ग्लूकोज के जब टूटता है, जिसको हम लोग कार्बनिक अणु यहां पर कह रहे हैं, इसका जब विखंडन होता है तो CO2 बनता है। इसके अलावे प्रोटीन, एमिनो अम्ल भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और वह जब उसका जब विखंडन होता है तो नाइट्रोजनी पदार्थ क्या है बाबू? अमोनिया, NH3 है ना, यूरिया NH2CONH2 ये बनता है ना, और इसका विभिन्न जंतुओं के शरीर में ये निर्माण होता है। तो हम लोग यहां पर मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं कि उत्सर्जी पदार्थ होता क्या क्या है? CO2 जो मुख्य है, और इसके अलावे अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल, ये मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ है जंतुओं में, और इसी का निष्कासन होता है। और निष्कासन होने की जो विधि है, होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है बाबू? उत्सर्जन है। आगे बढ़ते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। फिर हम लोग बाद में पादपों में भी उत्सर्जन पढ़ेंगे, क्योंकि उपापचयी क्रिया जंतुओं में भी होता है और पादपों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। तो जहां भी उपापचयी क्रिया हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, जहां भी उपचय और अपचय हो रहा है, पदार्थ बन रहा है और फिर टूट रहा है, उससे कुछ आवश्यक पदार्थ शरीर को मिलता है, जिससे ऊर्जा मिलती है, हम ऊर्जान्वित होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हानिकारक और विषाक्त पदार्थ भी बनता है, जिसको कि उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उस उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन जो शरीर से होता है वह क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब है कि जंतुओं में विषाक्त और हानिकारक पदार्थ, व्यर्थ का पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ का निष्कासन किस प्रकार से होता है,
आइए उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है, जिसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो भी जटिल बहुकोशिकीय जंतु है, जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, उच्च स्तरीय जीव कह सकते हैं, उच्च स्तरीय जंतु कह सकते हैं, उसमें क्या होता है बाबू? उत्सर्जन के लिए बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, विषाक्त पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती है, विशेष अंग पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब है कि निम्न श्रेणी के जंतुओं में, निम्न श्रेणी के जंतु क्या है? प्रोटोजोआ। जैसे है एक कोशिकीय जीव में आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो है निम्न श्रेणी के जंतु, जो एक कोशिकीय है, माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, उसका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है, वैसे जीवों को प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रोटो और जोआ। प्रोटो का मतलब होता है पहले, और जोआ का मतलब होता है जन्मने वाला, जो सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लिया है, सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है, हम लोग उसके बारे में कह रहे हैं। जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, उसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। तो आखिर निम्न श्रेणी के जंतु, एक कोशिकीय जंतु, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ना, जीवों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है? क्योंकि वहां भी उपापचयी क्रिया होती है, वहां भी उसके जीवों का अनुरक्षण होता है ना, मेंटेनेंस का काम होता है, उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ में क्या क्या है? मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। अब आप यहां पर हम लोग सीख रहे हैं कि अमीबा में जो एक कोशिकीय होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और अमोनिया बनता है। इसका उत्सर्जन कैसे होता है? तो ऐसे उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह को कहते हैं प्लाज्मा लेमा। क्या कहते हैं बाबू? प्लाज्मा लेमा। शरीर की सतह से ही विसरण की क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं निम्न श्रेणी के जंतुओं में। जबकि जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष रचनाएं होती है, विशेष अंग पाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब है कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने आप में जटिल चैप्टर है, अपने आप में भारी चैप्टर है, लेकिन मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। सारी बातों की जानकारी हम लोग फिगर के माध्यम से सीखेंगे, देखेंगे। आइए कि मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ में, वर्टिब्रेटा उपसंघ क्या है? रीढ़धारी प्राणी, जो भी जीव को रीढ़ होता है ना, तो रीढ़धारी प्राणी को क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा उपसंघ के अंतर्गत रखते हैं। इसमें वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग क्या है, तो आपको जवाब देना है, वो है वृक्क, किडनी। आइए, वृक्क से संबद्ध, वृक्क से जुड़ा हुआ अन्य जो रचनाएं होती है, जो उत्सर्जन में भाग लेता है, वो है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, है ना। अब हम लोग यहां पर जानेंगे कि मानव में उत्सर्जी अंग क्या क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण है वृक्क, किडनी
और उससे जुड़ा हुआ है क्या क्या? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। ये इन चारों चीजों के बारे में हम लोग अभी फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से ये शरीर में और कहां होता है अवस्थित, है ना। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। सुनते होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में, भगवान ना करे कि किसी के साथ इस तरह से हो कि किडनी डैमेज हो गया, वृक्क फेल कर गया, और जिसके साथ इस तरह का होता है समझिए वो बहुत ही उनके सामने परेशानी का सबब होता है। अगर धनाभाव के कारण संपूर्ण इलाज नहीं होने की स्थिति में वो अपना जिंदगी से हाथ धो देते हैं। आइए समझते हैं कि वृक्क, चूंकि वृक्क का कार्य क्या है, ये उत्सर्जी अंग है और इसके बिना उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। इसके बिना बेकार विषाक्त पदार्थ, हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, और शरीर से जब बाहर नहीं निकलेगा तो विष युक्त शरीर कितना दिन जीवित रहेगा। आइए, तो मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। ध्यान दीजिएगा, हर लाइन में ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हम लोगों को देना है। इसके लिए हर लाइन आपको समझना पड़ेगा। तो मनुष्य में कितना वृक्क होता है बाबू? किडनी होता है एक जोड़ा। एक जोड़ा में कितना? 2। तो 2 वृक्क होता है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एक किडनी खराब होने की स्थिति में दूसरा से भी लोग जीवित रहता है, आराम से काम करता है ना। तो प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देहाभित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। उदर गुहा के पृष्ठीय भाग, उदर यानी पेट का ये जो कैविटी है, इसका पृष्ठीय भाग, और यहां पर देखिए क्या है, रीढ़ की हड्डी है। यही पोजीशन जो है हम जहां पर छू रहे हैं, यही दोनों साइड में क्या होता है? वृक्क होता है। हम फिगर से भी हम लोग देखेंगे, फिगर से भी देखेंगे, है ना। तो प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देहाभित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। आइए पहले फिगर में देखते हैं। देखिए, यही है दोनों किडनी, दोनों वृक्क, है ना। और ये उदर गुहा के पृष्ठीय भाग, पीठ के तरफ ये होता है ना। ये भी किडनी है, इस पर बात करेंगे, अभी पूरी बात होगी। आइए पहले और देखते हैं। पहले हम लोग ये जान गए कि ये वृक्क है, ये वृक्क है ना। दोनों एक ही फिगर है, इसी का बृहद करके यहां पर दिखाया गया है। तो मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है, 2 वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देहाभित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। दोनों वृक्क जो हम लोग देखे, तो बायां वृक्क से दायां वृक्क क्या होता है? कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक जो वृक्क है, प्रत्येक किडनी जो है, वो गहरे भूरे लाल रंग का होता है, तथा इसका आकार सेम के बीज, बीन होता है ना, सेम के बीज के समान होता है, बीन शेप्ड होता है ना, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सीम भी बोलते हैं। तो सेम के बीज के समान होता है, बीन शेप्ड होता है। वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृक्क का आकार क्या है बाबू? तो 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह जो वो उन्नतोदर होता है, यानी इस तरह से झुका हुआ। बाहरी सतह जो है वो क्या होता है?
कॉन्वेक्स होता है, बाहर निकला होता है, और भीतर का सतह देखिए इस तरह धसा होता है, यानी नतोदर होता है। वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है। वृक्क की भीतरी सतह क्या कहलाती है? हाइलम कहलाती है। और इसी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है। आइए फिगर में अब देखें इसी सब बात को। मानव मूत्र तंत्र कि किस प्रकार से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसका फाइनली अवशोषण होता है और वह रक्त में मिल जाता है, और रक्त से हानिकारक पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, जो प्रोटीन के पाचन से हमें प्राप्त होता है, वह इसी वृक्क के माध्यम से, है ना, इसी वृक्क के माध्यम से क्या होता है? क्षन करके शरीर से बाहर निकलता है बाबू। ये देखिए क्या है? कशेरुक दंड है, और इसी कशेरुक दंड के दोनों साइड क्या है? दो वृक्क है। यहां देखिए बाएं वृक्क की तुलना में दाहिना वृक्क क्या है? थोड़ा सा ऊपर होता है, और दोनों वृक्क से क्या होता है? ये देखिए धमनी है, ये क्या है बाबू? धमनी लिखा हुआ है। ये शिरा है, क्या है बाबू? शिरा है। यानी कि धमनी के द्वारा ऑक्सीजनित रक्त वृक्क में पहुंचता है, जबकि शिरा के द्वारा विऑक्सीजनित रक्त वृक्क में पहुंचता है, और यह एक छन्ना पत्र होता है, छानने का काम करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में इन डिटेल बात करेंगे। यहां पर देखिए कि अभी हम लोग मूत्र तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि पूरा उत्सर्जी अंग किस प्रकार से कार्य करता है, और इससे देखिए एक नली टाइप का रचना निकला हुआ है दोनों से ही, है ना। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? मूत्र वाहिनी है, मूत्र नलिका है। बेकार का जो पदार्थ होता है वो किडनी से, वृक्क से छन करके मूत्र वाहिनी के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? ये देखिए एक थैली जैसी रचना है ना। इस थैली जैसी रचना को मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लिखा हुआ है मूत्राशय। आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो उसको जूम करिए, और जूम करके बड़ा करके जब देखिएगा तो सारा चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएगा। तो ये मूत्राशय है, और मूत्राशय के द्वारा, मूत्राशय देखिए ये मूत्र मार्ग है, और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से मूत्र बाहर निकल जाता है। और उस मूत्र में होता क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे व्यर्थ पदार्थ, बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग मानव मूत्र तंत्र को देखा, और इसके विषय में इससे जुड़ी हुई बातों की जानकारी हम लोग ग्रहण करते हैं। अब देखिए ये इसी के बारे में बात हो रही है कि प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्र वाहिनी निकलती है, जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। देखिए ये हाइलम है, और यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंतरिक भाग है ये हाइलम है, और हाइलम से ही देखिए, यहां से देखिए हाइलम से ही एक क्या निकलता है? नलिका, जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी मूत्राशय में सब खुलता है, और मूत्राशय में मूत्र जमा होता है, और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये क्रिया अनवरत होती रहती है, ये कभी बंद होने का नहीं है चीज। तो वही बता रहे हैं कि प्रत्येक वृक्क, हाँ, तो आइए, प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्र वाहिनी निकलती है, जो अभी फिगर में देखे, और प्रत्येक मूत्र वाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है, जो अभी फिगर देखे थे। और मूत्राशय के विषय में जरा जान लीजिए कि मूत्राशय का आकार नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना होती है, जो उदर गुहा के
पिछले भाग में यानी इस साइड में रेक्टम के नीचे स्थित होती है, जिसको कि मलाशय कहते हैं। जहां पर मल जमा होता है उसके पीछे साइड में क्या है, मूत्राशय है। और मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, और मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। व्यर्थ पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मूत्र मार्ग मूत्र द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मूत्र वाहिनियों के मुख से मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मूत्राशय का ट्राइगोन क्या है, तो मूत्र मार्ग के तिकोने क्षेत्र को, यानी ट्रायंगल जो एरिया होता है उसी ट्रायंगुलर एरिया को मूत्राशय का ट्राइगोन कहते हैं, है ना। यही चीज हम लोग देख रहे थे अभी। ये देख रहे हैं लगभग त्रिभुजाकार होता है। ये फिर से एक बार समझते हैं हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हाइलम है ना। इसका जो क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र को हाइलम कहते हैं। और हाइलम से एक वाहिनी, मूत्र वाहिनी जिसको कहते हैं, नलिका के माध्यम से ये खुलता है कहाँ, मूत्राशय में, यानी मूत्र यहां आ जाता है और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। ये है मानव उत्सर्जी अंग। क्योंकि मानव उत्सर्जी अंग जो प्रमुख है वो वृक्क है, और वृक्क से जुड़ा हुआ मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग है। तो चारों के विषय में जाने। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे इसको बृहत रूप से कि वृक्क की संरचना किस प्रकार से होती है, इन डिटेल में बात करेंगे हम लोग। तो आज का जो क्लास है, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।